हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक्साइटेड हैं इस शानदार से लेक्चर के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे और नोट्स को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और इसी तरह से मेरे सभी लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपसे सॉल्व ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ अ मोल? ओके, मोल क्या होता है? तो देखिए, मोल आपका जस्ट एक नंबर है। ओके, मोल इज नथिंग बट अ नंबर, और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप? एन ए से। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब देखिए, जैसे किलो, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। ठीक है, और मिली, तो मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ ठीक है, जैसे कहीं पर भी अगर मिली लिखा हो तो इसका मतलब 10⁻³ लिखा है। किलो लिखा है, जैसे किलोग्राम मतलब कितने ग्राम? 1000 ग्राम। मिलीग्राम तो कितने ग्राम? 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब देखिए, जैसे सेंटी, इसका मतलब होता है 10⁻²। ओके, तो ये सब क्या है? एक तरीके से एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें डजन, तो डजन का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो डजन बनाना, 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना। ठीक है, तो आपको ये एक आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर ये सभी जो वर्ड्स में लिखा हुआ है इनका एक नंबर है। ठीक है, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मोल की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था कि मोल का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। और वैल्यू क्या है एवोगैड्रोस नंबर की? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये नंबर आपका क्या होता है? 1 मोल। ओके डियर स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में आपको 6.023 भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, बट दोनों ही आपको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर 10⁻23 है ना, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। ठीक है, 10⁻23 काफ़ी बड़ा नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो अब आप कहेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कितना है? x AMU। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कितना है? x AMU। यहाँ पर AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और इसको आप XU भी लिख सकते हो। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, तो 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 U के, या यूनिफाइड मास के। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि आपके पास में एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास आपको गिवन है x AMU या फिर XU, तो इसका अब मैं एवोगैड्रोस नंबर से रिलेशन कैसे, आप क्या इंपॉर्टेंस है वही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने ये एलिमेंट को लिया कितना? x ग्राम। ठीक है, आपने लिया x ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो यहां पर उस एलिमेंट के कितने एटम होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा सा एक आइडिया हुआ। अभी भी मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आपको बहुत ज़्यादा भी आइडिया हो गया है, बट एक हल्का फुल्का आपको एक आइडिया हो रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर की। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अब एक और आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे कि सोडियम की बात करें, Na। ठीक है, तो ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है सोडियम का वो होता है 23 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? अभी मैंने बताया 23 U का मतलब यूनिफाइड मास, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, आपके पास में क्या है? एक सैंपल है, और उस सैंपल में सोडियम के सैंपल का जो वेट है वो कितना है? 23 ग्राम।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सैंपल है, ठीक है, दिस सैंपल कंटेन्स हाउ मैनी एटम्स, ठीक है, यहाँ पर कितने एटम्स होंगे किसके, सोडियम के, है ना, Na सोडियम, ठीक है, सिंबल हो गया ये इसका। अब देखिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास जितना होता है अगर उतना ही ग्राम में ले लोगे तो आपके जो एटम्स रहेंगे सैंपल में वो कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, Na, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एन और यहाँ पर अंडर स्क्रिप्ट में क्या है, कैपिटल ए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 46 ग्राम सोडियम सैंपल में, Na का सैंपल है, कितना सोडियम कितना है, 46 ग्राम, और यहां पर मैं आपसे पूछूं कि कितना या नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो देखिए 23 ग्राम में Na, तो यहां पर कितने होंगे, डबल, क्योंकि 46 है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप कहोगे कि एटम के लिए तो समझ में आया, क्या मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसा हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूल का, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, ठीक है, सो सपोज आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट है एक मॉलिक्यूल का, वो कितना है, YAMU, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, मतलब Y ग्राम जब आप लोगे मॉलिक्यूल को तो वहां पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके बच्चों। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर मास जो होता है वाटर का वो होता है 18 AMU, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जितना एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है, जैसे यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उतना जब मैं ग्राम में लूंगा तो वहां पर कितने एंटिटीज होंगे, या फिर जैसे मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, ये देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपके पास में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मास आपको गिवन है 12, 14 AMU, 16 AMU, और आपको यहाँ पर बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे 12 ग्राम ऑफ कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर कितने एटम्स होंगे, ओके। तो देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 12 ग्राम कार्बन बोला है और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12। तो देखिए अगर यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन है तो Na या फिर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे इतने सैंपल में। इट मीन्स यहाँ पर कितने एटम्स होंगे कार्बन के, Na एटम्स होंगे किसके, कार्बन के, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कार्बन वाला क्लियर हुआ। अब देखते हैं नाइट्रोजन का। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो अगेन इसका एटॉमिक मास देखोगे वो कितना है, 14। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन के Na एटम्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का 16, तो कितने एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर, Na एटम्स हो जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के, ओके बच्चों। सो डियर बच्चों, अब हम कोशिश करते हैं हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बिटवीन AMU एंड ग्राम, ठीक है। क्या रिलेशन है यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में। चलिए तो देखिए हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, 12 AMU, ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। तो एक कार्बन एटम का मास हम जानते हैं 12 AMU, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इनका वेट कितना था, 12 ग्राम, ये भी हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूं कि 12 AMU इंटू Na, ये 12 ग्राम है, क्योंकि एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 AMU, ठीक है। और Na कार्बन एटम्स का वेट कितना है, 12 ग्राम, ठीक है। तो आप ऐसा ही तो करोगे, एक का मास 12 AMU मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, वो कितना है, एवोगैड्रोस नंबर, और ये हम जानते हैं कितना है, 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, ठीक है। आपने कुछ नहीं करा, आपने क्या करा, यहाँ पर इसको Na को डिनोमिनेटर में ले गए यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए
यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 AMU का मतलब होता है 1 U या फिर यूनिफाइड मास, और आप अभी देख चुके हो 1 AMU कितना हो गया, 1/Na ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि Na इंटू 1 AMU ये 1 ग्राम है, तो अभी तो आप सेम बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप Na को ले जाओगे तो Na मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया 1 AMU होता है 1/Na ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं Na का वैल्यू यहाँ पर रख दूं एवोगैड्रोस नंबर, तो ये रख सकता हूँ मैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ठीक है, 1/6.022 इंटू 10⁻23 को कैलकुलेट करूं तो आंसर मुझे क्या मिलता है, 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब मैं इसको किलोग्राम में भी तो निकाल सकता हूँ डिवाइड बाय 1000 करके, तो ये आ जाएगा 10⁻27, बाकी वैल्यू आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इतना बड़ा वैल्यू याद ना रखते हो आप सिर्फ इसको 1.66 से याद रख सकते हो, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन आपको अब याद रख लेना है ओवरऑल, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1 AMU, इसी को आप बोलते हो 1 U, और इसी को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं, ठीक है, तो 1 एवोगैड्रोस नंबर ग्राम, और जब इसको कैलकुलेट कर दोगे 1/Na को, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू आपको पता है, तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो अभी हमने देखा ये आपको आंसर मिल जाएगा ग्राम में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये आपको इतना क्लियर हुआ। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो समझा है 1 AMU को हम काफी कुछ जान चुके हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 AMU क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 AMU या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 1961, ठीक है, 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो हम एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट एक्सप्रेस करते हैं ये हम AMU में करते हैं। ठीक है, अब ये AMU किसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करें, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने इन्होंने कहा कि हम ये एक्सप्रेस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू C12 आइसोटोप। ओके, मतलब कार्बन जो है, कार्बन के C12 आइसोटोप भी होता है, C13 भी होता है, C14 भी होता है ना, तो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन होता है C12। तो इस C12 के रिस्पेक्ट में इन्होंने कहा कि हम एटॉमिक मास यूनिट या फिर AMU को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, चाहते तो आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, चाहते वो तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, बट उन्होंने सिलेक्ट किया C12। क्यों करा ऐसा उन्होंने, क्योंकि इससे उन्होंने देखा कि जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं उनके जब वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है, वो काफ़ी कुछ इंटीजर के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब जो आसानी से याद किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें तो नहीं जाएंगे, अब आपको याद रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, AMU C12 आइसोटोप या फिर मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये आपको याद रखना है। 1 AMU क्या होता है, 1/12, ठीक है, मास ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, मतलब C12 आइसोटोप का जितना भी मास हो, ठीक है, उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगा ग्राम में, ठीक है, वही हो जाएगा 1 AMU। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, अब आप कहोगे कि सर क्या होता अगर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में सपोज मैं कहूँ O16, ठीक है, O16 के रिस्पेक्ट में अगर 1 AMU को डिफाइन किया होता, तो देखिए ये हो जाता 1 AMU, तब क्या हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, O16 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो मास ऑफ O16 आइसोटोप डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तब ये डेफिनेशन हो जाती 1 AMU की। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट लोगों ने किसके रिस्पेक्ट में 1 AMU को एक्सप्रेस किया है, C12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपने समझा एटॉमिक मास और AMU को। अब देखिए मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास, एक और टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास, छोटा सा एक टर्म है, इसको भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए व्हाट इज द एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, क्या होता है ये अभी हम समझेंगे।
तो चलिए मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 16 AMU। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 AMU, इसमें यहां पर ये जो 16 वर्ड है, ठीक है, एटॉमिक मास जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं पूरा यूनिट सहित बोल रहा हूं। ठीक है, यूनिट के साथ बोल रहा हूं, मतलब 16 AMU। ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ इसके नंबर पर फोकस करूं 16, तो ये जो है ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर मैं कहूं आपसे यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलोगे 16 ओनली। अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलोगे 16 AMU। ठीक है, तो एटॉमिक मास जब कहेंगे तो पूरा यूनिट सहित, और रिलेटिव एटॉमिक मास अगर पूछा जाए तो आप सिर्फ क्या बोलोगे 16। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एटॉमिक मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU? ऐसा भी तो बोल सकता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन के लिए, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है इसका 16, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 AMU से, तो क्या मिल जाएगा मुझे आंसर 16 AMU। अब बच्चों क्या इस एक्सप्रेशन को देखकर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, आप बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU, ऐसा लिख सकता हूं क्या? अगर आप कहोगे यस, तो ये देखो मैं लिख देता हूं यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास को क्या लिख दिया मैंने, एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU। ओके, अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले तो देखा था कि 1 AMU को क्या लिख सकते हैं, 1 AMU को हम लिख सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप। तो ये देखिए ऐसा भी तो लिख सकते हो। तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास का आपको जो बुक्स में डेफिनेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, और उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये कैसे आया है। तो प्यारे बच्चों, अब से आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो अगर आप बोल दोगे सिर्फ 16, ठीक है, तो आपने उसको एटॉमिक मास नहीं बोला है, आपने उसको क्या बताया है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो आप कंप्लीट बोलोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे 16 AMU। ठीक है, और अगर मान लो कोई आपसे सिर्फ 16 भी बोल रहा है एटॉमिक मास, तो आप मन में समझ जाओगे कि वो 16 AMU बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि अब इन फ्यूचर जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो हो सकता है मेरे मुंह से भी ये निकल जाए कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है 35.5, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि वहां पर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा हूं, मैं आपको ओवरऑल एटॉमिक मास ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है, अब आप रिलेटिव एटॉमिक मास को फ्यूचर में नहीं सुनने वाले हो। ठीक है, अब आप सिर्फ क्या सुनने वाले हो, आप सिर्फ अब एटॉमिक मास सुनोगे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप हमेशा देखते होंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास गिवन होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए आप देखोगे तो आप देखोगे 1.008 AMU। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों डेसिमल में यहाँ पर एटॉमिक मास गिवन होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अब इसी बात को हम जानते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये डाउट आपको भी आता होगा क्या, कि जो मास नंबर होता है किसी भी एटम का, वो तो हमेशा क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आपको डाउट आता होगा कि जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो एटॉमिक मास किस में होता है, जनरली डेसिमल में होता है। ठीक है, तो ये डाउट आपका अभी मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है रीजन। तो देखिए जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, लेट से O178 इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा होता है ये होता है मास नंबर, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ मास नंबर कितना है 17, ठीक है, और प्रोटॉन्स कितने हो गया, ये आप 8 लिख सकते हो। ठीक है, मास नंबर 17, प्रोटॉन्स हो गया 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो, तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यूज ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाएं। अब देखिए हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर कि हमको जो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में दिखता है वो डेसिमल में क्यों दिखाई देता है। तो देखिए उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है कि जो हम एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देखते हैं
वो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब ये एवरेज किसका होता है, तो ये उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका एवरेज होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि 3 आइसोटोप्स हैं किसी एलिमेंट के और उनके मास नंबर इंटीजर में है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एवरेज आपको निकालना पड़ेगा और वही आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई देता है। अब कैसे हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट लिया है ए, इसके 3 आइसोटोप्स हैं A21, 22 एंड 23, मतलब इनके मास नंबर है 21, 22 और 23, और इनका परसेंटेज अबेंडेंस जो नेचर में है वो है x%, y%, z% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 ही होगा, तो ऑब्वियसली ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, 100। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, तो ये देखिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ A मैं निकालूंगा, उसका परसेंटेज अबेंडेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा मास नंबर से, मतलब 21 इंटू एक्स, क्योंकि 21 मास नंबर जिसका था उसका परसेंटेज अबेंडेंस कितना था x, ऐसी 22 वाले का परसेंटेज अबेंडेंस था बाय 23 वाले का था z, और इसको ओवरऑल डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ A। अब आप कहोगे कि सर इससे इतना अच्छे से समझ नहीं आया, आप एक कोई वैल्यूज के साथ में एक क्वेश्चन करवाइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है क्लोरीन और इसके 2 आइसोटोप्स बताए हैं 35 और 37। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज अबेंडेंस गिवन है किसका, 35 वाले का 75%। और आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्लोरीन 35 का तो परसेंटेज अबेंडेंस गिवन है, तो 37 वाले का क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया कि सम ऑफ परसेंटेज सभी के क्या होंगे, 100। तो देखिए यहाँ पर 37 वाले का क्या हो जाएगा, 37 वाले का हो जाएगा 100 में से आप माइनस कर दो जो 35 वाले का है, क्योंकि सम ऑफ बोथ दीज आइसोटोप परसेंटेज 100 होगा, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 25% आ गया दूसरे वाले का। ओके, अब इसके बाद में क्या करोगे, आप सिंपल सा एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही लगा दोगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 35 वाला जो था मास नंबर उसका परसेंटेज कितना था, 75, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 37 वाले का भी निकाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड करोगे और आंसर आपको मिल जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर ये 3550 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर दोगे 100 से, तो ये आ जाएगा 35.5 AMU। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको 35.5 U भी लिख सकते हो, यूनिफाइड मास। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब जो पीरियोडिक टेबल की बात अगर मैंने की है, तो मैं आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक मास आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, वो सभी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम में बताया है, फिर पीरियोडिक टेबल में जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं आपको, ठीक है, वो देन आपको यहाँ पर हम कौन से वैल्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डेसिमल वाले यूज़ नहीं करते हैं ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इंटीजर वाले वैल्यू जनरली यूज़ करते हो। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ये 1.008 वैल्यू आपको मिलेगा। ऑब्वियसली ये सभी किसमें है, AMU में। ठीक है, और जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, तो देखिए 1.008 है तो हम इसको नियरली क्या लिखेंगे, 1। इसी तरह हीलियम के लिए 4 लिखेंगे, लिथियम के लिए 7 लिखेंगे, बेरिलियम के लिए 9 लिखेंगे, और यही आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं। बोरॉन के लिए 11 हम याद रखेंगे, कार्बन के लिए 12 याद रखेंगे। ओके, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 14 याद रखेंगे, ऑक्सीजन के लिए 16 याद रखेंगे, फ्लोरीन के लिए 19 याद रखेंगे। अब देखिए वैसे तो नियॉन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक नोबल गैस है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप देखना चाहो तो आप इसका याद रख लो वैल्यू 20। ठीक है, सोडियम की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम वैल्यू याद रखेंगे 23। अब देखिए वैसे मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो 24.3, मतलब
जैसे आप सोडियम का देखोगे तो 23 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू था तो हमने उसको 23 लिख दिया, बट मैग्नीशियम का 24 से काफ़ी बड़ा वैल्यू है 24.3। हमको यूज़ 24.3 करना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे आप देखेंगे कि वहाँ पर जो वैल्यूज़ यूज़ की जाती है वो 24 होती है। तो अनटिल एंड अनलेस आपको मेंशन ना किया जाए कि 24.3 आपको लेना है, आप बाय डिफ़ॉल्ट 24 ले सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम को देखें तो इसके लिए है 27, सिलिकॉन को देखें तो इसके लिए आप याद रखेंगे 28, अगर फॉस्फोरस को देखोगे तो 31 आप AMU याद रखेंगे, सल्फर के लिए अगर हम देखें तो 32 आप याद रखेंगे, क्लोरीन के लिए जो वैल्यू आप याद रखेंगे दैट इज 35.5, अभी हमने निकाला भी था वैल्यू। एर्गॉन के लिए 40, ठीक है, अगेन ये एक नोबल गैस है तो इसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ें तो पोटेशियम, तो देखिए पोटेशियम के लिए आपको याद रखना है 39, कैल्शियम के लिए देखोगे तो इसके लिए भी 40 जैसे एर्गॉन के लिए था। अब क्रोमियम को देखोगे एटॉमिक नंबर है 24, 1 से 20 तक मैंने आपको लाइन से बताया। अब मैं 21 से 30 में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए, जो क्वेश्चन में शायद ना भी गिवन हो, अदरवाइज आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम के लिए आप देखेंगे तो 51.99 है, तो इसको आप याद रखेंगे 52। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, इसका वैल्यू याद रखेंगे 55, ठीक है। हो सकता है आपको ये वैल्यूज गिवन हो क्वेश्चंस में, बट स्टिल आप याद रखेंगे तो बेटर है, ठीक है। अब आते हैं आयरन पर, तो आयरन के लिए अगर हम देखें 26 एटॉमिक नंबर है तो इसका जो वैल्यू आप देखेंगे 55.85, जिसको हम क्या याद रखेंगे 56। कॉपर के लिए देखोगे तो 63.54 है तो आप इसको 63.5 याद रखेंगे। जिंक के लिए अगेन आप याद रखेंगे 65, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आप फिर वहाँ पर 65.3 भी याद रख सकते हैं, या फिर समटाइम 65.4 भी गिवन होता है, बट अनटिल एंड अनलेस आपको वहाँ मेंशन किया जाए आप 65 वैल्यू को भी लेकर जिंक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।